एम्प्लॉय की शेयर स्कीम जो है ना, ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आईकैप। तकरीबन ये भी वो उसी तरह की एडजस्टमेंट है जिस तरह इंटरेस्ट फ्री लोन की मैंने आपको बताई कि तकरीबन हर क्वेश्चन में पूछता है, कन्वेंस की हर क्वेश्चन में पूछता है। इसी तरह एम्प्लॉय शेयर स्कीम को भी वो हर क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी उसने ट्रीटमेंट दी होती है, तो ये भी वो हर क्वेश्चन में ही पूछता है। ज़्यादा लिमिटेड से टॉपिक्स हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी में बार बार पूछी जा रहा है और मुख्तलिफ अंदाज में, और हम फिर भी नहीं समझ पा रहे। मैं ज़रा एक मिनट इसमें वो निकाल लूँ। अच्छा, एम्प्लॉय शेयर स्कीम को ना आपने पूरी हाजिरी के साथ अपनी इधर मौजूदगी के साथ सुनना है भाई, और जहां समझ ना लगे फौरन बता देना है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, क्योंकि हम लोग शेयर्स के अंदर आप लोगों के लेवल पे डील नहीं किया जाता। एम्प्लॉय शेयर स्कीम होती क्या है? एम्प्लॉय शेयर स्कीम ये होता है कि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को अपनी ही कंपनी के शेयर्स दे दे, अपनी ही कंपनी के शेयर्स दे दे। किस वजह से? इस वजह से कि आपने इस कंपनी के साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, पुराने एम्प्लॉय हैं, तो सस्ता शेयर दे सकते हैं। मार्केट में शेयर 50 रुपए का है तो ये खुद से 15 रुपए का दे दें। कॉन्सेप्ट ये है कि अपनी कंपनी के या अपनी एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को दे देना, इसे कहते हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम। नाम से ही लग रहा है ना, एम्प्लॉय शेयर स्कीम, एम्प्लॉय को ही देंगे ना शेयर्स, ठीक है? तो या अपनी कंपनी के होंगे या अपनी किसी एसोसिएटेड कंपनी। तो टैक्स वाला कहता है कि ये आप शेयर्स देंगे एम्प्लॉय को, उसको फायदा होगा, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने इसके ऊपर भी टैक्स लगाना है। तो इट्स अ बेनिफिट। वो कहता है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को दे तो ये एम्प्लॉय के लिए क्या है? बेनिफिट है, फायदा है। तो जहां पे उसे बेनिफिट नजर आएगा उसको वो क्या करेगा? टैक्स लगा देगा, ठीक है? उसको सैलरी में उतने बेनिफिट को सैलरी में ऐड करेंगे और उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम होती क्या है? अपनी कंपनी या एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स का एम्प्लॉय को दे देना क्या कहलाता है? एम्प्लॉय शेयर स्कीम। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, लिखना कुछ नहीं है आपने, सारा कुछ आपकी बुक्स में है, फोकस करना है फिलहाल। कुछ टर्मिनोलॉजीज है इसके अंदर। ऑप्शन टू एक्वायर, ठीक है? ऑप्शन टू एक्वायर, एक्सरसाइज्ड, इसको एक और वर्ड से भी कहा जाता है, एक्सरसाइज्ड राइट या परचेज्ड शेयर्स या ट्रांसफर्ड शेयर्स। ट्रांसफर्ड शेयर्स, ठीक है? रिस्ट्रिक्शन, नॉन रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन, नॉन रिस्ट्रिक्शन, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बार बार इसमें यूज होंगी। इन सबको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। ऑप्शन टू एक्वायर, ऑप्शन किसे कहते हैं? ऑप्शन कभी भी शेयर को नहीं कहेंगे, एक बात याद रखनी है, ठीक है? उसके पास फलाने शेयर्स फलानी तारीख को एक्वायर करने का ऑप्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेयर्स एक्वायर कर गया, ठीक है? एक बंदे के पास जनवरी के अंदर
10,000 शेयर खरीदने का ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन का मतलब ये होता है कि वो बंदा शेयर्स खरीद सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन खुद इटसेल्फ एक चीज है, खुद इटसेल्फ एक चीज है, लेकिन ये शेयर्स नहीं है, ये शेयर्स नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम इस तरह क्लासेस की बात करें, प्री बुकिंग का एक आपने नाम सुना होगा, ठीक है जी। आज पैसे जमा कराएं और 3 महीने बाद जो क्लासेस शुरू होनी है उसके लिए अपनी सीट को प्री बुक कर लें। तो प्री बुकिंग के लिए आपने वो जो सीट है उसकी फुल अमाउंट तो नहीं दी होती ना, थोड़ी सी अमाउंट दे के आप उसको प्री बुक करवा लेते हैं। तो वो आपके पास एक ऑप्शन आ गई कि मैंने वो ऑप्शन रख ली अपने पास, जो 3 माह बाद क्लास शुरू होनी थी उसमें बैठने की, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ गई तो हो सकता है कि मैं वो प्री बुक किसी और स्टूडेंट को दे दूं, मैं खुद ना जाऊं, ठीक है ना। मेरा इरादा बदल जाए, मैंने ये सब्जेक्ट नहीं लेना, तो मैं किसी अपने दोस्तों को, यार मेरे पास प्री बुक है, ये पकड़ो और तुम ले लो, ठीक है। तो ऑप्शन जो होता है, हमेशा एक बात बड़ी याद रखनी, इट इज़ नॉट अ शेयर। हाँ, ऑप्शन क्या होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है। उस पीस ऑफ पेपर पे लिखा होगा आपका नाम कि जी फैजान के पास ऑप्शन है कि वो एबीसी कंपनी, ऑब्वियसली एबीसी कंपनी से क्या मतलब होगा, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की कंपनी, किसी और तीसरी नहीं, एम्प्लॉयर की कंपनी, अपनी कंपनी के जो है वो 1,000 शेयर्स बाय कर ले। किस तारीख को जी, 3 मंथ्स बाद कर ले या 1 जनवरी कर ले, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ऑप्शन। एक तरह का प्री बुक करा लिया ना उसने, ठीक है, उसने ये ऑप्शन खरीद लिया, ठीक है, ये ऑप्शन खरीद लिया। अगर आपको प्री बुक कंफ्यूज कर रहा है तो उसको छोड़ दे, जस्ट सिंपल ऑप्शन के ऊपर जाए कि उसने 1,000 शेयर खरीदने का एक ऑप्शन ले लिया, सिंपल एज दैट। शेयर्स ऑप्शन नहीं, ऑप्शन और शेयर्स दो मुख्तलिफ चीज है, ऑप्शन और शेयर्स दो मुख्तलिफ चीज है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, शेयर्स खरीदने का ऑप्शन, जिसके पास ये ऑप्शन होगा वो 1,000 शेयर खरीद पाएगा, जिसके पास ये ऑप्शन नहीं होगा वो ये 1,000 शेयर खरीद नहीं पाएगा, सिंपल एज दैट। इस तरह समझ लें। जब ये 1 जनवरी आएगी ना, 1 जनवरी को वो बंदा ये पेपर उठाएगा, ये पेपर उठा के उस कंपनी में देगा और वो कंपनी इस पेपर के एवज जो मार्केट रेट होगा या जो वैल्यू होगी उस पर 1,000 शेयर इसे दे देगी। ये पीस ऑफ पेपर उठाएगा, हाँ वो एक खरीद लिया, ऑप्शन ले लिया, ठीक है। लगी बात समझ ऑप्शन की, कि आपने शेयर्स खरीदने के लिए एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या एक रिटन स्टेटमेंट ले ली, एक ऑप्शन ले लिया कि भाई मेरे पास ये अब ऑप्शन आ गया 1,000 शेयर खरीदने का। ऑप्शन इटसेल्फ जो होता है ना, ये कोई बेनिफिट नहीं है। ऑप्शन इटसेल्फ जो टैक्स की नज़र में, ऑप्शन इटसेल्फ जो है इट इज़ अ नो बेनिफिट टैक्स की नज़र में, ठीक है। तो जब आपने इस ऑप्शन को एक्वायर करना है, जब आपने इस ऑप्शन को एक्वायर किया तो जब बेनिफिट नहीं है तो हम सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ये सैलरी में ऐड कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्स समझता है, टैक्स की नज़र में इट इज़ नॉट अ बेनिफिट। अच्छा, अब एक अगला स्टेप आगे चलते हैं। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपके पास आ गया, नाउ यू हैव द राइट टू बाय द शेयर्स, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन आ गया है, राइट बाय कर ले शेयर्स। अब मैं दो काम कर सकता हूं, मैं एक तो ये कर सकता हूं मैं शेयर्स बाय कर लूं, ठीक है। दूसरा मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इस ऑप्शन को ही आगे मार्केट में बेच दूं, मैं इस ऑप्शन को ही आगे मार्केट में बेच दूं, या मैं इसके शेयर बाय कर लूंगा 1 जनवरी को, या अगर मुझे बड़ा अच्छा रेट इस ऑप्शन का ही लग गया
तो मैं यही बेच दूं, मैं शेयर बाय ना करूं। अब मैं जिसको बेचूंगा फिर अब उसके पास राइट है ना ये शेयर्स बाय करने का, ठीक है। तो ऑप्शन से मैं आगे दो काम ले सकता हूं, या तो मैं इस ऑप्शन को सेल कर दूं, या मैं इस ऑप्शन को क्या कर लूं, एक्सरसाइज कर दूं, एक्सरसाइज कर दूं। एक्सरसाइज से क्या मुराद है, शेयर्स को खरीद लूं। ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया, ये मेरे पास ऑप्शन था ना 1000 शेयर 1 जनवरी को लेने का, अब इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दिया से क्या मुराद है कि मैंने एक्चुअली में 1000 शेयर 1 जनवरी को खरीद लिए। लगी समझ? तो ये मतलब होता है एक्सरसाइज कर देना अपने राइट को, अपने ऑप्शन को। इसी में कहते हैं, इसका मतलब शेयर्स को खरीद लेना भी कह देते हैं, क्योंकि मैंने शेयर्स खरीद ले, और यही क्योंकि कंपनी ट्रांसफर कर रही होती है शेयर, तो एक ही बात होगी, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है। तो ऑप्शन को या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं या मैं सेल कर। मैं फिलहाल आपसे इस ऑप्शन के ऊपर जाता हूं, इस बात पे आते हैं। मैंने क्या किया, ऑप्शन मेरे पास आया इस साल में 2020 में, टैक्स ईयर 2020 में। ऑप्शन मेरे पास आया, मैंने ऑप्शन बाय किया, ठीक है। टैक्स की नजर में ऑप्शन का बाय करना बेनिफिट नहीं है, तो सैलरी में कुछ ऐड करूंगा यहां पे, इनकम फ्रॉम सैलरी में मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगा। ऑप्शन मैंने 10 रुपए का खरीदा, 12 रुपए का खरीदा, बेनिफिट नहीं हुआ अभी मुझे कोई। तो जब बेनिफिट कोई नहीं है तो टैक्स वाला कहता है भाई आपने इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं करना। ये जून था 30th। अब मिसाल के तौर पे मैंने ऑप्शन जो यहां बाय किया था, क्वेश्चन में वो कह देता कि जी 30 जून को जो आपने ऑप्शन बाय किया था उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ गई। मिसाल के तौर पे ऑप्शन बाय किया 10 रुपए का और 30 जून को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 40 रुपए होगी, तो क्या मैं कुछ ऐड करूं? कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि जब मेरा बेनिफिट ही कुछ नहीं है, मैंने रिकॉर्ड ही कुछ नहीं किया, तो मैंने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करके क्या करना है? ये मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जब मैंने ऑप्शन को जब एक्वायर किया तो मैंने कुछ ऐड नहीं किया ना, तो 30 जून को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जहां मर्जी पहुंच जाए भाई, फेयर मार्केट वैल्यू उसकी मैं यहां पे नहीं रिकॉर्ड करूंगा इनकम फ्रॉम सैलरी में, जितनी मर्जी हो जाए, मुझे क्या, मैंने बेनिफिट ही नहीं रिकॉर्ड किया। लग रही समझ? 2021 में जाके अगस्त में 31 अगस्त को मैंने क्या किया, इस ऑप्शन को बेच दिया। मैंने शेयर्स की राइट को एक्सरसाइज नहीं किया, मैंने क्या किया, जो ऑप्शन खरीदा था सिर्फ उसी ऑप्शन को बेच दिया। यहां पे टैक्स वाला इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। वो कहता भाईजान आप बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली बेनिफिट पे बेच रहे हैं, आपकी अगर फेयर मार्केट वैल्यू भी बढ़ रही थी तो अब आगे जाके आपने बेचा तो आपको फायदा नजर आया, तो यहां आपको बेनिफिट हो रहा है। तो बेनिफिट निकालने का एक ही तरीका है, कंसीडरेशन रिसीव्ड लेस कॉस्ट ऑफ राइट या कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, राइट या ऑप्शन एक ही बात कह लें, ठीक है। या अभी आसानी के लिए मैं कॉस्ट ऑफ ऑप्शन ही यूज कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, ठीक है। सॉरी, मैं वही बता रहा हूं ना, मैंने मिसाल के तौर पे 10 रुपए का खरीदा था, मैंने 50 रुपए का बेच दिया, तो कंसीडरेशन रिसीव में क्या आएगा, 50, कॉस्ट क्या थी 10, पीछे क्या आ गया 40, 40 मेरा कहाँ ऐड हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में क्यों आएगा? है इनकम फ्रॉम सैलरी में क्यों आएगा? शेयर बेचा है, नहीं, फिर ऑप्शन बेचा है ना, तो ये एम्प्लॉय की तरफ से तो बेनिफिट नहीं है हमें,
हमने क्यों? खुद ऑप्शन लिया, खुद ये ऑप्शन एम्प्लॉयर नहीं दिया ना आपको। हो सकता है फ्री दिया हो सकता है 2 रुपए का दिया हो सकता है 3 रुपए का दिया हो। बेचते टाइम हमने ज्यादा का बिक रहा था, मैंने बेच दिया। अगर एम्प्लॉयर ने हमें कम पैसे में दिए लेकिन लिया तो हमने खुद है ना, पैसे पे करके, तो वो जी। एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट तो ना हुआ। क्यों ना हुआ? जब मैंने लिया मार्केट रेट उसका 40 रुपए था, एम्प्लॉयर ने आपको 10 रुपए का दे दिया, तो हमें तो बेनिफिट हुआ ना। तो जब मैंने बेचा तो 10 का बेचा और मेरे पास पैसे आए ज्यादा, ठीक है। तो ये मेरा शेयर्स नहीं मैंने बेचे जो मैं इसे कैपिटल गेन में लेके जाऊं। जी, ऑप्शन होगी वो होगी जो हमने पे किया कि जो एम्प्लॉयर को आई थी। जो हमने पे की है, कॉस्ट वो है जो मैंने पे की है, एम्प्लॉयर का इससे कोई ताल्लुक नहीं, इट इज जस्ट माई कॉस्ट, ठीक है। तो यहां पे मैंने वो ऑप्शन लिया था और वो ऑप्शन बेच दिया, ठीक है। क्लियर हुई बात? अभी मैं शेयर्स की तरफ नहीं गया, अभी मैं शेयर्स की तरफ नहीं गया तो आप लोगों को इतनी नींद आ रही है, ठीक है। इधर परेशान हो रहे हैं, परेशान नहीं होना, अभी हम शेयर्स की तरफ भी जाएंगे। बेनिफिट 2 जगह कैसे हो रहा है? यहाँ पे देखिए, खरीदते टाइम जो हुआ, जो भी हुआ, मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड किया नहीं किया ना, तो हमने यहाँ कुछ नहीं करना। खरीदते टाइम उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, मैंने कुछ ऐड किया नहीं किया। जब मैंने ऑप्शन को बेचा तो तब मैंने उसे ऐड किया, ठीक है। ये ऑप्शन की बात, तो बेनिफिट 2 जगह ऐड नहीं ना हुआ, ठीक है। यहां पे भी नहीं ऐड हुआ, यहां पे भी नहीं ऐड हुआ, वो यहां पे जाके ऐड हुआ इनकम फ्रॉम सैलरी में। और इनकम फ्रॉम सैलरी में इसलिए गया क्योंकि ये शेयर्स नहीं है, ये ऑप्शन है, ठीक है। जब आप शेयर्स को बेचेंगे तो फिर हम बात करेंगे कि वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, कहां जाएगा। भाई इसकी लगी समझ? अच्छा, अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं, हम अब आगे चलते हैं दूसरे स्टेप पे। डिस्ट्रिक्ट किधर है? जब उसने ऑप्शन में क्लिक किया था, अगर जितने का ऑप्शन था उससे कम में उसके एम्प्लॉयर ने दिया तो बेनिफिट तो तब भी हुआ था। हाँ, लेकिन वो टैक्स वाला उसको नहीं ऐड करवा रहा ना, हो सकता है कि ना हो रहा हो, ये तो क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रोक्योर वो उसको ऐड नहीं करवा रहा। अच्छा, अब सिनेरियो 2 ये है, ये वो सिनेरियो 1 था, ये मेरा सिनेरियो 1 था जिसमें मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ऑप्शंस की, ठीक है। सिनेरियो 2 ये है कि हमने ऑप्शन से अब एक स्टेप आगे जाना है कि हमने ऑप्शन नहीं बेचना, बल्कि हमने ऑप्शन को क्या करना है? एक्सरसाइज करना है। ऑप्शन को क्या करना है? एक्सरसाइज करना है। इट मींस के शेयर्स एक्वायर करने हैं, ठीक है। तो एक टाइमलाइन बनाते हैं, इस टाइमलाइन में टैक्स ईयर 20 के अंदर मेरे पास ऑप्शन आया, इस तारीख को मैंने ऑप्शन एक्वायर किया। जब मैंने ऑप्शन एक्वायर किया तो मैंने कुछ करना है? कुछ भी नहीं किया। 30 जून पे जाके उस ऑप्शन की मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो मैंने कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना। इस ऑप्शन को मैंने एक्सरसाइज किया टैक्स ईयर 2021 में जाके, किसी भी डेट में जाके एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज से मुराद ये है कि मैंने शेयर्स खरीद लिए उस ऑप्शन के। मैंने क्या किया? उस ऑप्शन के शेयर्स खरीद लिए। यहां पे टैक्स वाला कहता है कि अब बेनिफिट गया उसको, अब एम्प्लॉय को क्या गया? बेनिफिट। यहां पे जो वो फॉर्मूला देता है वो ये कहता है इस दिन, जिस दिन आपने शेयर्स लिए उस दिन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू, जो बेनिफिट अब मैं ऐड करने लगा हूं, जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एट दी डेट ऑफ ट्रांसफर
ठीक है, जब उसको ट्रांसफर हुए शेयर्स, वो इसमें से क्या लेस करेंगे, क्या करना चाहिए लेस? कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, यस, कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ शेयर और कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। ये फिगर आई, ये लेस किया, ये लेस किया, जो रिजल्टेंट फिगर आई इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर। देखें, मैंने ऑप्शन खरीदा था ना, 2 रुपए का खरीदा, 4 रुपए का खरीदा, 10 रुपए का खरीदा, 10 रुपए का ऑप्शन खरीदा। क्या ऑप्शन खरीदा कि मैं 1000 रुपए का एक शेयर खरीदूंगा। 10 रुपए का ऑप्शन क्या खरीदा कि मैं 1000 रुपए का एक शेयर खरीदूंगा। जब शेयर ट्रांसफर हुए तो मैंने 1000 रुपया पे किया ना, यहां पे किया है, तो वो शेयर खरीदे ना। तो शेयर खरीदने की कॉस्ट, ऑप्शन की कॉस्ट, ये दोनों लेस कर देंगे किसमें से? फेयर मार्केट वैल्यू। भाई मेरी बात सुने, मैं अपनी सोच से बताएं, यहां पे अपनी सोच से बताएं, ये एक्सरसाइज वो बंदा कब करेगा? एम्प्लॉय जब नहीं, कब ये हरकत ये वाली कब करेगा? जब उसे पता होगा कि 1000 रुपए का शेयर है, फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 2000 रुपए है, तभी करेगा ना। कि मुझे ऑप्शन मिला था 10 रुपए का, 10 रुपए का ऑप्शन मिला था कि मैं 1000 रुपए का शेयर खरीद सकता हूं, तो मैं एक्सरसाइज तभी करूंगा ना कि जब मुझे पता है जो चीज मुझे 1000 रुपए की मिल रही है आज मार्केट में वो 2000 रुपए की है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे वो जो 2000 रुपए एक शेयर की वैल्यू है 2000, ये लिखा, एक्सरसाइज कितने का किया? 1000 रुपए का। इसको एक्सरसाइज करने के लिए जो ऑप्शन खरीदा था वो 10 रुपए का था, तो कितना बेनिफिट ले लिया? 990 रुपए ना। इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्स वाला कहता है ऐड कर लो, ये आपको उसी दिन फायदा हो गया, ये आपको उसी दिन फायदा हो गया। कल यहां से ही आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे आगे मैंने पढ़ाया ना तो थरथली मच जानी है इस टाइम।